आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के पाकुड़ से, जहां खलिहान में भीषण आग लग गई है और यह मामला महेशपुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर का है, जहां खलिहान में रखे पुआल में अचानक आग लगी और देखते ही देखते पूरा खलिहान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो खलिहान में लगी इस आग को बुझाने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पुरानी पद्धति है जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है कि आग को चोट पहुंचाई जाए या फिर इस पर पानी की बौछार की जाए, ये सारी जो क्रियाएं हैं की जाती रही, लेकिन आग बढ़ती चली गई और देखते ही देखते आग ने पूरे पुआल को अपने चपेट में ले लिया। हालांकि इस आग पर खबर मिलने तक काबू पा लिया गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, नप गए हैं बेऊर जेल के अधीक्षक। सही सुन रहे हैं आप, नप गए हैं पटना बेऊर जेल के अधीक्षक, जिनका नाम है सत्येंद्र कुमार, जिनके बदले जितेंद्र कुमार बेऊर जेल के नए अधीक्षक होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जितेंद्र कुमार होंगे बेऊर जेल के नए अधीक्षक और सत्येंद्र कुमार पर एक्शन लिया गया है और पटना जेल के अधीक्षक, पटना बेऊर जेल के अधीक्षक नाप दिए गए हैं। पूर्णिया सेंट्रल जेल के अधीक्षक है जितेंद्र कुमार और अब बेऊर जेल के अधीक्षक होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि छापेमारी में जेल से मोबाइल की बरामदगी हुई, सिम कार्ड मिले थे और इन्हीं बातों को आधार बनाकर, यानी कि जेल में जो सुरक्षा मानक हैं और जिस तरह की गतिविधियां हो रही थी, उन सभी बातों को एक जगह करते हुए ये एक्शन लिया गया है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हर घर को नल का जल बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन आए दिन इस योजना में धांधली की शिकायत होती है। गोपालगंज में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि जब नल जल योजना से बनी टंकी में पानी भरा गया तो टंकी फटकर धड़ाम हो गई। हो सकता है इस झरने को देख आपका नहाने का मन कर जाए। इस झरने को देख आप रोमांचित हो जाएं। लेकिन ये झरना कोई कुदरती नहीं है, बल्कि ये झरना भ्रष्टाचार की उस टंकी से निकला है जिसमें पानी भरते ही टंकी फट गई। गोपालगंज के कुचायकोट के बलिवन सागर पंचायत वार्ड नंबर 11 में नल जल योजना के तहत ये टंकी लगाई गई थी। करीब 12,80,000 की लागत से बनी इस योजना का हसरे देखिए कि 3 साल के भीतर ही धराशायी हो गई। पानी ऊपर ढक्कन था वो भी नहीं था, तो शिकायत किए थे तब लगाए। फिर क्या वक्त पे तो कितने दिन से चूर रहा था, अपने मने गिर गया। अच्छा, ब्लास्ट कर गया वो। जी। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी मानते हैं कि टंकी लगाने के कुछ दिन बाद से ही इसमें लीकेज था, लेकिन टंकी के इस तरह फटने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसे में मुखिया प्रतिनिधि इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं। चढ़कर देखा गया है कि 1-2 जगह मारा गया है किसी चीज से, चीर का निशान है, चीर का निशान है। उसके वजह से आप पाइप का जो ऊपर का जो ओवरफ्लो पाइप होता है, उसके वजह से, यही 2 वजह से फटा होगा। इस पानी टंकी से करीब 150 घरों को पानी पहुंचाने की योजना थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पानी टंकी लगाने में घोटाले के साथ टावर भी बेहद कमजोर बनाया गया, जिसकी जांच की मांग तेज हो गई है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि की ओर से इसे जल्द दुरुस्त कराने का दावा किया जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो हर घर नल का जल नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी कि मुख्यमंत्री की सोच इसके आगे और पीछे है, इसे व्यापक तौर पर फैलाने की है। इस योजना की शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 2016 को। लोगों को साफ पानी देना सरकार का मकसद है, सरकार की मंशा है। पानी की समस्या से छुटकारा दिलाना सरकार का लक्ष्य है
और इस 7 निश्चय में शामिल भी है। गोपालगंज में 3 साल में ही पानी की टंकी धराशायी हो गई। कैसे हो गई, ये तस्वीरों के जरिए आपने देखा। मतलब यह है कि योजना से जुड़े लोगों ने करप्शन का खेल खेला, घटिया टंकी लगा दी, घटिया सामानों का इस्तेमाल उसमें किया और योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है। सरकार का नजरिया बेहद सख्त है और नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले 158 मुखिया पर सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है। तो इस पूरी फुटेज को दिखाने का मतलब यह था कि इस पर अभी तक एक्शन होने शुरू हो गए हैं। इधर बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार घोषणाएं हो रही हैं। बजट में नई योजनाओं की शुरुआत की बात कही गई, लेकिन पहले से जो योजनाएं चल रही हैं उनकी स्थिति क्या है, जानिए। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर आप कबाड़ समझ सकते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। दरअसल पर्यटकों को लुभाने के लिए बिहार में डबल डेकर बस की शुरुआत 2014 में हुई थी। पर्यटन विभाग ने पटना में डबल डेकर बसें मंगवाई थी, लेकिन आज स्थिति क्या है वो बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। कि यहाँ पे बिहार दर्शन के लिए यहाँ पे लाया गया था डबल डेकर बस, पहली बार 54 लाख की कीमत पे ज़रा। लेकिन आज जो है ये पूरी तरह से कबाड़ खाने में तब्दील है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये सिर्फ 4 दिन ही ये चला। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे अगर प्रवेश करेंगे तो ये AC बस हुआ करती थी। जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बसों की खरीद हो गई, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जिस शहर में सड़कों पर तारों के जाल और खंभे भरे पड़े हैं वहां ये बसें चलेंगी कैसे। हालांकि बस को काट छाट कर छोटा किया गया, लेकिन वो भी सड़क के लिए उपयुक्त नहीं थी। डबल डेकर के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इसको हाइट ज्यादा था, हाइट के ऊपर भी सीट लगा हुआ था। तो बिहार में इतने तार था कि ओकरा लगी लग्घा लेके जाइए, हेने होने उठाइए लग्घा के तब गाड़ी पार करिए, इस चलते उनको छोटा कर दिया गया। पर्यटन विभाग की बसों को तो आपने देख लिया, अब जरा ये बग्घी देखिए। ये पटना की शान हुआ करती थी। 2011 में पर्यटकों के लिए विभाग ने इसकी शुरुआत की। 4 बग्घी खरीदने के बाद 2 पटना और 2 राजगीर को मिला, लेकिन बग्घी भी बस की तरह ही अब कबाड़ हो चुकी है। अब न घोड़े बचे और न ही बग्घी। पर्यटकों को घुमाने के लिए और लुभाने के लिए ये बग्घी योजना शुरू की गई थी। यहाँ पे घोड़े के द्वारा तमाम जगहों पर घुमाने की व्यवस्था थी और ऐसे 2 बग्घी जो है वो लाए गए थे। लेकिन ये भी योजना जो है अनदेखी का शिकार हुई और इसमें ना अब यहाँ पे कोई घोड़ा बचा है, ना ये बग्घी बची है। पर्यटन विभाग के कबाड़ में रखी ये बग्घी विभाग के काम कर रहे अधिकारियों की मनोदशा का सबूत देती है। अब बग्घी तो खराब हो गया, अब नहीं चलेगा तो खराब ही ना होगा। है ना, नहीं चलेगा तो खराब हो जाएगा। कितना बग्घी आया था? ऐसे तो पटना में 4 गो आया था, 2 गो शायद राजगीर गया था, 2 गो यहाँ था। पर्यटन विभाग की योजनाओं का हाल सवाल खड़े करती है कि सरकारी पैसों की इस बर्बादी का जिम्मेदार है कौन। और यही हाल रहा तो फिर पर्यटन उद्योग सुधरेगा कैसे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो मतलब यह है कि जो पर्यटन का क्षेत्र है राजस्व का एक बढ़िया जरिया बन सकता है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो कि आप उन चीजों को डेवलप करें, पर्यटन स्थलों को और पर्यटन स्थलों से जुड़ी हुई चीजों को। बिहार में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। नीतीश सरकार का पर्यटन पर जोर भी है। पर्यटन से रोजगार के दरवाजे खुलेंगे और बिहार समेत देश भर में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए क्लस्टर के तौर पर तकरीबन 105 जगहों का चयन किया गया है। तो 105 क्लस्टर में बिहार का नौरंगा भी शामिल है, जहां सोलर बिजली की कई योजनाएं चल रही हैं और ऐसे में पर्यटन पर जोर जरूरी है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात कि अधिकारियों को भी सोच समझकर प्लानिंग बनाने की जरूरत है ताकि जो संसाधन हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो पाए। आगे बढ़ते हैं। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार अपना बंदरगाह बनाने की तैयारी में है और यह बंदरगाह ओडिशा में बनाया जाएगा। मकसद है निवेशकों को सुविधा देने का ताकि बिहार में उद्योग लगें और लोगों को रोजगार मिले।
ओडिशा में बनेगा बिहार का बंदरगाह, लगेंगे उद्योग, मिलेगा रोजगार। बिहार में कैसे उद्योगों को बढ़ावा मिले, निवेशकों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए और कैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाए, इसके लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ओडिशा में सी पोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। नए उद्योगपति आएंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको बेतिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, रक्सौल का चावल जो है, रामगढ़वा का वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसे कई आइटम हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए वो जो उद्योगपति है उसको दूसरे पोर्ट पर जाना पड़ता है, फिर उसको आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो सरकार ऐसी नीति बना रही है कि अपना पोर्ट के सी पोर्ट के माध्यम से हम उद्योगपति को सुविधा देंगे और उसको पोर्ट तक पहुंचाने का हम व्यवस्था करेंगे। सरकार का मकसद है कि निवेशकों को अगर सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो राज्य के अंदर निवेश आएगा और राज्य के विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। चूंकि ओडिशा बिहार से नजदीक है, लिहाजा कम खर्च में ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। उड़ीसा में लगने से 3 प्रकार का फायदा होगा। एक फायदा यह है कि यह हमारा जो झारखंड, जो हमारा पुराना अपना जो राज्य है, उससे सटा हुआ उड़ीसा का बॉर्डर है और वहाँ से झारखंड से और आपको बिहार आने का एकदम 4 लाइन सरल रोड है। और हमारा जो गया है सो गया के सटे हुए वह झारखंड है और झारखंड के सटे हुए उड़ीसा है। तो हमारा जो राज्य की अंतिम सीमा जो गया है वह इसमें लाभान्वित होगा। दरअसल 20 लाख रोजगार देने का सरकार का वादा है। सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए संकल्पित है। ऐसे में ओडिशा में बनने वाला बंदरगाह बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो ओडिशा में सरकार बंदरगाह क्यों बनाना चाहती है, इसे भी समझने की जरूरत है। नीतीश सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में कई बदलाव किए हैं और इसके तहत बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति मार्च 2025 तक लागू की गई है। और जो नई नीति है उसके मुताबिक बिहार में इंडस्ट्री लगाने वालों को कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। तो सरकार सहूलियत का इंतजाम करेगी, तभी निवेश आएंगे और उद्योग लगने से रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। बिहार सरकार ने इस बार 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है। तो कोरोना काल में 30 लाख से ज्यादा लोग बिहार लौटे हैं और बिहार लैंडलॉक एरिया है, यानी कि राज्य है, इसलिए ओडिशा में सरकार ने पोर्ट बनाने का प्लान किया है। तो बिहार से ओडिशा की दूरी तकरीबन 720 किलोमीटर है, लिहाजा माल ढुलाई में समय और पैसा दोनों खर्च होगा। छोटे उद्यमियों को भी बाजार मिलेगा और बंदरगाह अगर बन जाता है तो बिहार को बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बंगाल की सियासत इस वक्त चरम पर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में प्रचार के दौरान घायल हो गई। उनके पैर में चोट लगी है और बताया जा रहा है कि उनके पैर में सूजन भी है और वो कोलकाता वापस लौट गई हैं। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि उन पर हमला हुआ है। नामांकन दाखिल करने के बाद वो लगातार मंदिरों में दर्शन कर रही थीं, लोगों से मिल रही थीं और इसी दौरान एक जगह भीड़ होने पर उनके पैर में चोट लग गई। वहीं बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। हेलो, बंद कर दिया। और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस को। तो दरअसल ममता चुनाव से पहले विवाद खड़ा करना चाहती हैं और ममता ने साजिश बताकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वो कह रही थी गाड़ी में कि साजिश हुई है और बीजेपी ने ममता की चोट को नौटंकी बता दिया है। इससे पहले भी ममता विवादों में रही हैं और कई मौके ऐसे आए जब ममता ने विवादों को खुद ही हवा दी है। तो ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है, बेहतर होगा इलाज हो, लेकिन यह साजिश है या फिर कुछ और, ये ममता और पॉलिटिक्स उनकी जाने।
इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का महासंग्राम नंदीग्राम में होने जा रहा है और इसके लिए ममता और शुभेंदु कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पश्चिम बंगाल का रण धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा है। बीजेपी और अपने करीबी शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाने के लिए दीदी अब खुलकर मैदान में आ गई है। उन्होंने अपना रण क्षेत्र नंदीग्राम को चुना है। नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान दीदी ने कहा कि वो हमेशा से सिंगुर या नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहती थी। नंदीग्राम दौरे पर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ पूरे फॉर्म में नजर आई और बीजेपी को मात देने के लिए उसी का तरीका अपनाया। दौरे की शुरुआत में शिव मंदिर में हाजिरी लगाई और समापन काली मंदिर से किया। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल को अपने दम पर सोनार बांग्ला देने का वादा कर रही बीजेपी के लिए शुभेंदु अधिकारी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ममता के खिलाफ हल्ला बोल में शुभेंदु ने पदयात्रा निकाली और हिंदुत्व कार्ड को लेकर ममता बनर्जी की जमकर निंदा की। उन्होंने ममता दीदी के गलत चंडी पाठ को मां चंडी का अपमान बताया। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट के लिए 8 चरणों में मतदान होना है और नंदीग्राम सीट पर दूसरे चरण यानी 1 अप्रैल को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अभी तक जय श्री राम से बौखला जाने वाली ममता और ऐसा नारा लगाने वालों को गिरफ्तार कराने वाली ममता अचानक चंडी पाठ क्यों करने लगी? खबर को समझिए। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 70% आबादी हिंदुओं की है। 30% जो आबादी है वो मुस्लिम वोटर हैं। वहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30% है। निर्णायक भूमिका में हिंदू मतदाता हैं और ममता दीदी की नजर हिंदू वोटरों पर है। ममता की सियासी साख दांव पर है और ममता इस बार भवानीपुर के बदले नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला है शुभेंदु अधिकारी से और अधिकारी पहले टीएमसी में थे। शुभेंदु अधिकारी पिछली बार 81,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को उन्होंने मात दी थी। तो ये पूरा लेखा जोखा हमने आपको बताया कि शुभेंदु अधिकारी कौन थे। ममता ने उन्हें सपोर्ट किया था लेकिन जीत थी शुभेंदु अधिकारी की। आज शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों आमने और सामने हैं और ऐसे में अलग अलग तरह की करतब, राजनीतिक करतब इसे कह सकते हैं, एक एक कर छानकर सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यह पीएम मोदी की ही देन है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। बाड़े मोदी जी, आपने कमाल कर दिया। जो लोग कल तक मस्जिदों में टोपी लगा करके सर झुकाते थे, उन्हें मैंने देखा गुजरात के चुनाव में मंदिर मंदिर जाते, कोट पे जनेऊ पहने हुए। बाड़े मोदी, बंगाल में मैंने दीदी को देखा जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को। ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।